नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमृतकाल में या अमृतकाल के दौर में संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, किसी भी सांसद ने अगर सिस्टम पर सवाल उठाए या फिर मोदी जी के दोस्त अडानी को एक्सपोज किया या एक्सपोज करने की कोशिश की, उसका हाल बुरा हुआ है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले गाज गिरी राहुल गांधी पर, उसके बाद संजय सिंह जेल चले गए, कल महुआ मित्रा को एक्सपेल कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, और आज दानिश अली सस्पेंड किए गए। आज दानिश अली भी सस्पेंड किए गए। जी हां, दानिश अली भी सजा की कतार में खड़े कर दिए गए। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अडानी को एक्सपोज करने वाले या फिर मोदी और बीजेपी से भिड़ने वाले ये जो दानिश अली हैं, इनको स्पीकर ने सस्पेंड नहीं किया। इनको सजा सरकार की तरफ से नहीं मिली। इनको जो सजा मिली वो इन्हीं की पार्टी ने दी, बहुजन समाज पार्टी ने। जी हां, मायावती ने इनको सस्पेंड कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या मायावती ने दिल्ली के दबाव में किया, क्या मायावती ने बीजेपी के दबाव में किया, या मैं कहूं अमित शाह के दबाव में किया, या ईडी के दबाव में किया? सवाल सबसे बड़ा ये, और सवाल यहीं से ये भी है कि क्या बहुत सी रीजनल पार्टियां जो इस देश में हैं, छोटी पार्टियां, क्या उनका रिमोट कंट्रोल उनके नेताओं के पास नहीं है? क्या उनका रिमोट कंट्रोल इन साहब के पास है? और क्या दानिश अली को जिस तर्ज पर बीजेपी के खिलाफ बोलने पर जिस तरह से उन्हीं की पार्टी ने सजा दी, उससे तो ऐसे ही लगता है कि इस मुल्क में कई ऐसे दल हैं जो रिमोट से चल रहे हैं, और रिमोट उन्हीं के पास है जो विपक्ष में नहीं, सत्ता में बैठे हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि दानिश अली ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं करी। उन्होंने मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उन्होंने पार्टी के किसी नियम को नहीं तोड़ा, तो फिर उनको सस्पेंड क्यों किया गया? क्या उन्हें इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर मोदी के खिलाफ बोलते थे, अमित शाह के खिलाफ बोलते थे? क्या वो बीजेपी से भिड़ जाते थे? क्या वो अडानी को एक्सपोज करते थे? उनके खिलाफ एक्शन क्यों हुआ? उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया? व्हाट वाज द रीजन? और मुझे लगता है, मैं नहीं बताऊंगा, दानिश अली से सुनिए, उनको क्या लगता है, वजह क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है। अब दानिश अली खुद कह रहे हैं कि वो बीजेपी का विरोध करते थे और बीजेपी का विरोध करते रहेंगे, मोदी का विरोध करते रहेंगे। उनका इशारा अडानी की तरफ है कि अडानी जैसे पूंजीपति जो देश लूट रहे हैं, संसाधन लूट रहे हैं देश के, उनका वो विरोध करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म की सजा मुझे दी जाए, मुझे सजा दी जाए अगर ये जुर्म है। अब सवाल यह है कि दानिश अली ने क्लियर कर दिया कि बहन मायावती ने उन्हें सजा क्यों दी, उन्हें सस्पेंड क्यों किया। और ये बात जाहिर करती है, उनका खुलासा जाहिर करता है कि पार्टी का रिमोट कंट्रोल लखनऊ में नहीं है, किसी और के पास है, दिल्ली में। ऐसा दानिश अली की बातों से जाहिर होता है। अब दोस्तों, दानिश अली कोई मामूली सांसद नहीं, बल्कि इनकी चर्चा दुनिया भर में हुई, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में हुई, मिडिल ईस्ट में हुई, यूएस में हुई, यूरोप में हुई। व्हाइट हाउस तक ने संज्ञान लिया दानिश अली का जब संसद में, जी हां, मोदी जी के अमृतकाल में, नए संसद में, जब रमेश विधुड़ी ने, इन्हीं रमेश विधुड़ी ने जब इनको चुन चुन कर गालियां सुनाई, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद की इतिहास में पहली बार जब एक सांसद ने सामने वाले सांसद को, जो सामने बैठे हुए थे, उनको कहा कटुआ, मुसलमान के लिए इतनी बड़ी गाली। ये ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने, रमेश विधुड़ी ने, हालांकि बाद में रिकॉर्ड मिटा दिए। उन्होंने जिहादी कहा, उन्होंने आतंकवादी किया, उन्होंने हर वो गंदी गाली दी जो कम से कम मैं अपनी जुबान से नहीं बोल सकता। और दानिश अली को टारगेट किया गया।
ये वो सांसद हैं। पहले आप जरा विधूड़ी की बातें सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, असली खबर पे आता हूँ। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ, उग्रवादी। अब विधूड़ी के बयान को लेकर जहाँ पर अमेरिका हो, यूरोप हो, ब्रिटेन हो, मिडिल ईस्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, देश हो, संसद के बाहर हर जगह जहाँ विधूड़ी की भाषा का, विधूड़ी की जबान का हर जगह विरोध हुआ, उसी रमेश विधूड़ी को कोई सजा नहीं दी गई, कुछ नहीं बिगड़ा। रमेश विधूड़ी आज भी सीना चौड़ा करके संसद में बैठे हैं मोदी जी के साथ, लेकिन जो विक्टिम था, जिसको गालियां दी गई, आज उसको सजा दे दी गई, अमृतकाल। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, मुझे लगता है दो सवाल हैं, दो बुनियादी सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या देश में, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, इसमें जो गुजरात लॉबी है, जिसके हाथ में देश की हुकूमत है, कॉरपोरेट है, मीडिया है, सब कुछ है, क्या इसी के हाथ में छोटे छोटे दलों का रिमोट भी है? कहीं किसी को ईडी से डराया जा रहा है, कहीं इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, कहीं जेल जाने का डर दिखाया जा रहा है, और इस डर के चलते उन पार्टियों के फैसले क्या गुजरात लॉबी ले रही है? नंबर एक चीज़। और अगर ऐसा है तो क्या बहुजन समाज पार्टी का रिमोट भी कहीं ना कहीं अमित शाह के हाथ में? ये भी एक सवाल है, चर्चा है इसकी, साक्ष्य नहीं है मेरे पास। दूसरा, अगर ऐसा है तो दूसरा सवाल है, जो ऑब्वियस क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या अगर रिमोट हाथ में है तो फिर चाणक्य का जो प्लान है उत्तर प्रदेश का, जहां 80 सीटें, देश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी में 80 सीटें, तो क्या फिर चाणक्य ये चाहते हैं कि मायावती इंडिया अलायंस से ना मिले, मायावती हाथ ना मिलाएं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, मायावती उत्तर प्रदेश में अलग लड़ें, इंडिया अलायंस अलग लड़े, यानी सपा, कांग्रेस और आरएलडी वगैरह अलग लड़े, और बीजेपी अलग लड़े, यानी यूपी में मायावती और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष एक ना हो, विपक्ष बट जाए, जिसका फायदा बीजेपी को मिले, यानी ट्रायंगुलर मुकाबला हो, एक तरफ बीएसपी, एक तरफ कांग्रेस, सपा और बाकी दल, और एक तरफ बीजेपी। और जब ट्रायंगुलर मुकाबला होगा, जाहिर तौर पे मुस्लिम वोट बटेंगे, बाकी वोट बटेंगे, एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा, और 14 और 19 की तरह 24 में भी बीजेपी स्वीप करेगी। और इसीलिए पहली कैजुअलिटी दानिश अली की हो गई। लेकिन दानिश अली की जो कैजुअलिटी है, ये बहुत कुछ बता गई, बहुत कुछ इशारा कर गई, और मैं इस इशारे को डिकोड करना चाहता हूँ तह तक। दो खास मेहमान हैं, टाइगर हैं, जो आपको बताएंगे कि वाकई क्या रिमोट गुजरात लॉबी के पास में, और भी कई पार्टियों का। और दूसरा प्रोफेसर रविकांत, कि क्या मायावती जी ने गलती कर दी, क्या बहन जी से गलती हो गई, क्या वाकई मुसलमान नाराज हो जाएगा। और बीएसपी का जो वोट है, 2012 में 20% तक वोट था उनके पास, 2012 से पहले तक। आज भी 16% मुस्लिम्स उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं। क्या मुस्लिम नाराज होगा मायावती से? और क्या मायावती रीथिंक कर सकती हैं, सोच सकती हैं आचार संहिता लगने के बाद? बहुत मौजूद सवाल है, बहुत मौजूद सवाल है 2024 के इलेक्शन के संदर्भ में। मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे टाइगर के पास और प्रोफेसर रविकांत जी के पास। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे इतनी है, इसको अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत से सवालों के जवाब दे रहा है 2024 को लेकर। चलते हैं सीधे टाइगर और प्रोफेसर रविकांत जी के पास। सबसे पहला सवाल मेरा टाइगर से। टाइगर, ये जो एक एक्शन लिया है मायावती ने दानिश अली पर, वो दानिश अली जो आज की तारीख से निर्विवाद रूप से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम फेस हैं, आपको लगता है टाइगर कि क्या मायावती का ये जो फैसला है उनको सस्पेंड करने का बिना किसी बात के, वो तो महुआ मित्रा का साथ दे रहे थे दानिश अली, क्या बीजेपी का दबाव था? और क्या इस फैसले से जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि बहन जी या बहुजन समाज पार्टी एक तरह से बी टीम हो गई है बीजेपी की, जिस तरह से सोशल मीडिया पे खबरें चल रही? दीपक जी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी यदि आप माइक्रो लेवल पे डाटा एनालिसिस करें तो 153 सीटें ऐसी है उत्तर प्रदेश में जो भाजपा जीती है, सिर्फ इस वजह से कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने करीब वहां वॉकओवर दिया।
नहीं तो आज भगवा लखनऊ में नहीं होता। कहीं ना कहीं आरोप बार बार लगते आ रहे हैं कि मायावती कहीं ईडी के प्रेशर है, एजेंसीज के दबाव में है, और यही कारण है कि वो बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक होते हुए दिखाई देगी। दानिश अली का जब यह मामला उठा, जब दानिश अली और विधुड़ी का जो जो बातचीत हुई, जिसका मुझे लगता नहीं कि हाँ उद्घोष भी करना, बताना भी जरूरी है, ये बहुत ही निहायत निचले स्तर की बातचीत थी वो, और पार्लियामेंट के सदन में हुई। उसके बाद खुद राजनाथ सिंह ने माफी मांगी, बाद में उसने भी माफी मांगी, लेकिन तब दानिश अली के साथ जितना खड़ा हो जाना चाहिए था बीएसपी को, वो स्ट्रांगली खड़े होते हुए दिखाई नहीं दी। यह तो दानिश अली की कोई गलती ही नहीं थी, मात्र एक मुसलमान होना इस देश में इतना बुरा हो गया कि उन्हें इतना बुरी तरह से लताड़ा जाएगा विधान लोकसभा में। तो ऐसे में मायावती का स्टैंड ऑल ऑफ अ सडन, कल उन्होंने तख्ती तांगी और आज उनका निष्कासन हुआ, कहीं ना कहीं ये क्लियर कट रेखांकित करता है, ये भाजपा के दबाव में हुआ। जी, टैगर आऊंगा। रविकांत साहब, आप तो उत्तर प्रदेश को हथेली से समझते हैं, और जहां तक बहुजन समाज की सियासत है तो आपका तो काशीराम से राबता साबका रहा है। ये जो डिसीजन जो टाइगर कह रहे हैं कि इससे बीएसपी को नुकसान होगा, हाथी को नुकसान होगा, बहन जी को नुकसान होगा, क्या वाकई बहन जी ने गलत नंबर डायल कर दिया? एक मुस्लिम फेस को जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक किया है ऐसे टाइम पे, क्या आपको लगता है बहन जी से गलती हो गई? ये बहन जी को नुकसान करेगा? दानिश अली पर एक्शन, दानिश अली को सजा? प्रोफेसर साहब। देखिए दीपक जी, बहुत सारे बीएसपी को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि उस पार्टी के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सुपारी ले रखी है बीएसपी को खत्म करने की। अब आप सोचिए कि जिस दिन वो घटना हुई थी पार्लियामेंट के भीतर, क्या क्या नहीं कहा गया, मैं उन शब्दों को नहीं दोहराऊंगा। और उसी शाम को राहुल गांधी अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए दानिश अली के घर जाते हैं। ये मौका था मायावती के लिए। मायावती अगर वहां गई होती तो जो मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रहा है लंबे समय से, और जो इस समय समाजवादी पार्टी से निकलने के लिए कहीं थोड़ा सा बेताब दिखता है, उस पर एक तरह की मोहर लग जाती और वो मायावती के पक्ष में खड़ा हो जाता, क्योंकि बीएसपी से मुसलमानों की कभी दूरी नहीं रही उस तरह की। जब उनको लगा कि नहीं हमें बीएसपी के साथ जाना चाहिए तो बीएसपी के साथ गया वो। ये मैसेज बहुत खराब गया है कि उस व्यक्ति जो विक्टिम है, जिसके साथ क्या क्या नहीं बोला गया, आप उसको ही निलंबित कर रहे हैं। और कौन सी पार्टी के खिलाफ गतिविधि की है दानिश अली ने? ये जो अवसर था मायावती के लिए, मान लीजिए कि वो नहीं जा पाती तो किसी को भेज सकती थी समर्थन व्यक्त करने के लिए, दानिश अली को अपना दिखाने के लिए। लेकिन ये तो ऐसे लगता है कि जैसे आप बिल्कुल बीएसपी को खत्म करने पर कोई आमादा है और वही सलाह दे रहा है उनको पूरा खत्म करने के लिए तुला हुआ है। बहुत खराब मैसेज गया है। और अब ये इल्जाम लगेगा कि वास्तव में बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। अब इससे आप कैसे इनकार करेंगे? और आपको प्रोफेसर साहब लगता है कि क्या मायावती इस पर रीथिंक कर सकती हैं? क्योंकि जब इसका इंटरप्रिटेशन होगा जो आप कह रहे हैं कि मायावती एक बी टीम बन गई, आज बीजेपी की बी टीम के रूप में दिख रही हैं, क्योंकि दानिश अली से बीजेपी को प्रॉब्लम थी, महुआ मित्रा से बीजेपी को प्रॉब्लम थी, ये दोनों ही लोग अडानी पे अटैक कर रहे थे। तो क्या ये फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है? क्योंकि मायावती का, जहां तक मेरी जानकारी है, मुस्लिम वोट उनके पार्टी का वोट का एक हिस्सा रहता है, रहा है। कई लोग निकल, इमरान मसूद भी वहां से निकल गए। दानिश अली ने जिस तरह से सिंपैथी हासिल की, एक बड़ा चेहरा बनकर के वो उभरे, उस समय एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे बीएसपी के लिए। वो मौका तो उन्होंने गंवा दिया। अब ये जो निलंबन हुआ है, इससे नाराजगी बढ़ेगी मुस्लिम मतदाता की। तो ऐसे में डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर मायावती इस बात को समझेंगी तो पुनर्विचार करेंगी। और मैं तो ये कहता हूं कि पुनर्विचार करना चाहिए कि ये जो निलंबन हुआ है वो जल्दबाजी में हुआ या नासमझी में हुआ, गलत सलाह पर हुआ, उस पर पुनर्विचार मायावती को करना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आपको मजबूती के साथ लड़ना है तो बिना मुस्लिम मतदाता के आपका वो वजूद नहीं हो सकता कि आप बीजेपी से टकरा सके, इसमें कोई दो राय नहीं।
टाइगर, जो सवाल आपसे है वो ये है कि आपको लगता है कि जो बहन जी मुस्लिम वोट्स पर निर्भर रहती है, और प्रोफेसर साहब तो जानते हैं कि मायावती का जो विनिंग कॉम्बिनेशन रहा है वो दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, उसमें एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक फैक्टर रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने सवर्णों को भी जोड़ा इसमें, लेकिन मुस्लिम एक शुरू से आप कह सकते हैं बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा चंक रहा है, और सपा बसपा की लड़ाई इसी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर रही है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी का प्रेशर था, कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव था कि दानिश अली को सबक सिखाओ, कि महुआ मित्रा के साथ हैं, ये अडानी पर हमला करते हैं, बहुत कुछ बोलते? क्या ऐसा तो नहीं है कि, हालांकि हम लोग के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कि फोन दिल्ली से गया हो लखनऊ और फिर ये कार्रवाई हुई हो? क्या आपको लगता है कि बहन जी पर बीजेपी का प्रेशर हो सकता है और ये उनको एक दबाव में ये फैसला लेना पड़ा हो? नहीं नहीं, बीए जब बहन जी ने ये तय कर लिया कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो वो सब्सिडरी हो गई बीजेपी की। तो आदेश तो हाईकमान से आएगा, तो उसमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कोई सजेशन नहीं था, वो आदेश था। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमवाय कॉम्बिनेशन हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव और मुस्लिम, ये जो एमवाय कॉम्बिनेशन था, उसको पहली बार छेद किया मायावती जी ने एमडी करके, मुस्लिम और दलित। और जो यादवों के प्रकोप से जो लोग पीड़ित थे, जिसमें मुसलमान भी थे, वो सारे लोग मायावती के साथ हो गए। और जब मायावती अपने बलबूते पे सत्ता पे आई उत्तर प्रदेश में, याद कीजिए, उस टाइम पे दलित, मुस्लिम और सवर्णों का जो तड़का लगा, ब्राह्मणों को साथ में कर लिया। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ये जो नारे लगे, उसने एब्सोल्युटली मेजॉरिटी में अपने बलबूते पे मायावती जी को दिल्ली के जी लखनऊ के सत्ता में बिठाया। टाइगर, यहाँ पर एक ये सवाल, टाइगर यहाँ यहाँ एक बुनियादी सवाल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक राजनीति को एक नेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, आप उसके एक राष्ट्रीय धरातल पर देखते हैं राजनीति को, और क्योंकि बात लोकसभा की कर रहे हैं, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे। क्या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन पर सीबीआई के केसेस हैं या ईडी के केसेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, क्या इस तरह की पार्टी ए टू जेड, वो चाहे आंध्र प्रदेश की पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की हो या किसी और प्रदेश की पार्टी हो, क्या जिन पार्टियों पे, रीजनल पार्टियों पे ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स की तलवार लटकी है, उनका रिमोट अमित शाह के हाथ में? क्या उनका रिमोट मोदी के हाथ में? क्या ये जो रिमोट है ऐसी पार्टियों का, ये चाणक्य के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में? देखिए, यदि हम ऊपर से शुरू किए, जम्मू कश्मीर से शुरू कर दें, तो दोनों पार्टियां उनके साथ में नहीं है, प्रकोप जारी है, वहां तो सरकार भी नहीं है। बाकी जगह यदि आप बिहार में आए, तो बिहार में दोनों पार्टियों के ऊपर ईडी का प्रकोप हो रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे, सरेंडर नहीं कर रहे। बंगाल में आइए, वहां पे भी ममता पे भयानक ईडी का प्रकोप है, वो मान नहीं रहे, टसल चल रही है। वो आप उड़ीसा में आइए, उड़ीसा में ईडी का थोड़ा सा प्रेशर है, वो बिल्कुल नरवा कुंजरवा की स्थिति में बैठे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ टिल गई। आप उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन मायावती सरेंडर है। क्या मायावती जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है? क्या इसी बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए? क्या एजेंसियां जांच नहीं कर रही हैं? लेकिन बीएसपी के किसी भी आदमी पे कहीं पे भी आपने किसी रेड या किसी नोटिस का जिक्र सुना है? प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, जिस वक्त विधूड़ी ने हमला किया था दानिश अली पर, उनको आतंकवादी बोला था, और माफ कीजिएगा, उनको बहुत अपशब्द कहते, भड़ुआ वगैरह बोला था, क्योंकि ये सारी चीजें वो पार्लियामेंट में बोली, इसलिए मुझे, मैं माफी चाहता हूं दोस्तों से, लेकिन इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की कि ये दानिश अली कटुआ है, ये भड़ुआ है, ये आतंकवादी है, जिहादी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, और पूरे देश ने सुना, इसलिए मुझे कहना पड़ा, माफी के साथ दोस्तों से। मेरा कहना यह है टाइगर और प्रोफेसर साहब, कि क्या जब राहुल गांधी दानिश अली के आंसू पोंछने गए, क्योंकि मैंने देखा था कि दानिश अली रो रहे थे, कैमरे पर मैंने देखा आंसू छलक आए थे उनके, और जब इन आंसुओं को पोंछने के लिए राहुल गांधी दानिश अली के घर गए और दुनिया ने देखा, तस्वीरें आई, क्या मायावती को बुरा लगा? जी दीपक जी, मुझे लगता है कि वो वाला कारण ज्यादा मौजू है बीएसपी के लिए, राहुल गांधी का जाना। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये उनके लिए गोल्डन चांस था।
अगर मायावती चली गई होती या सतीश मिश्रा गए होते या कोई और बीएसपी का लीडर, उनके भतीजे अगर चले गए होते, तो एक बड़ा मैसेज जाता पूरे मुस्लिम समाज में ही नहीं, बल्कि जो सेकुलरिज्म को पसंद करने वाले लोग हैं, जिन्हें इन शब्दों को लेकर के चिंता हुई कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, वो सब मायावती की सराहना करते। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो एक्शन लिया है, क्योंकि ये चीज ठीक है कि दानिश अली वर्सेस बीजेपी था, दानिश अली वर्सेस अडानी था, अडानी पर भी बोलते हैं वो, दानिश अली महुआ मित्रा के साथ भी गए, उनकी रमेश वितूड़ी से भी झगड़ा हुआ। मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो अगर बसपा पर दबाव है अमित शाह का या मोदी का, क्या ये दबाव इसलिए है कि आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा का जब चुनाव होगा, आप इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाएंगी, आप भतीजे से हाथ नहीं मिलाएंगी, आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी, आप अकेले चुनाव लड़ेंगी? क्या ये मैसेज आपको दिख रहा है, ये जो फैसला हुआ है कि कहीं ना कहीं बीएसपी जो है वो बीजेपी के कहना मानेगी और इंडिया अलायंस में नहीं जाएगी? चुनाव त्रिकोणीय होगा जिसमें मुस्लिम बटे, दलित बटे बिल्कुल। और तमाम वोट बटे। एडवांटेज उसने बीजेपी हो उत्तर भाई प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं। दीपक भाई, एक बात बड़ा क्लियर कट है, मैंने आपको पहले ही कहा, यदि आप बीजेपी की सब्सिडरी है, एक एक्सटेंशन काउंटर है या बी टीम है, तो आपको आदेश वहां से मानना पड़ेगा। और आदेश ये है कि आप दानिश अली को निकाल दीजिए। दानिश अली सिटिंग लोकसभा एमपी, अगली बार वो चुनाव लड़ता, बीएसपी टिकट भी देती। इस बार 80 सीटों पे टारगेट है बीजेपी का, क्योंकि कहीं और से उन्हें सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं देती। जो सीटें अभी पिछली बार तो 300 से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटें घटी है। तो अब बीजेपी का टोटल फोकस 80 के 80 सीटों पे है। टोटल 82 सीट्स ऑफ लोकसभा, एक भी सीट नहीं और छोड़ी। बीएसपी इंपॉर्टेंट है उसमें, तो उसमें बीएसपी इंपॉर्टेंट है। अभी इसका निष्कासन कर दिया उस पार्टी से, एक दावेदार खत्म हो गया। वहां ये लड़ेंगे, जिस पार्टी में जाएंगे वहां लड़ेंगे। बीएसपी अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा पता नहीं जी। बीएसपी ये भी कह सकती है कि हमने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है, अगली बार विधानसभा की तैयारी करेंगे। जी जी। क्या आदेश आता है हाईकमांड से पता नहीं अभी मायावती जी को। एक आदेश आया और हम महुआ मोहित्रा से इसलिए जोड़ रहे हैं कि कल हुआ और आज ऑल ऑफ अ सडन निष्कासन हुआ, इसीलिए ये एक धारणा बनती है और कुछ नहीं। जी। लास्ट क्वेश्चन प्रोफेसर साहब, लास्ट क्वेश्चन, समय एकदम समाप्त हो रहा है, समय जवाब दे रहा है, जल्दी से मैं पूछूं सवाल। आज का जो रुख आपने मायावती का देखा, क्या आपको लगता है प्रोफेसर साहब कि मायावती अब इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी आचार संहिता लगने के बाद? क्या 11th आवर में आखिरी वक्त पर मायावती शिफ्ट हो सकती हैं इंडिया अलायंस, या मायावती का डर बरकरार रहेगा? देखिए, इस घटना के बाद तो अब असमंजस बढ़ गया है। और जो भाऊ कह रहे थे कि ये आज हुआ है, मुझे लगता है कि मायावती थोड़ा मौके की तलाश में थी। अगर उस समय वो निलंबन करती तो मैसेज बिल्कुल अलग जाता। अब कल वो तख्ती लगा के आ गए तो साहब उसमें आपने कह दिया कि पार्टी के खिलाफ आपकी गतिविधि है ना, तो वो एक मौके की तलाश थी। लेकिन ये बिल्कुल ये भी इशारा करता है कि कहीं और से तो नहीं निर्देश गया है। भाई दानिश अली ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अपने आप को विक्टिम बताना, और जो उनके साथ हुआ है, ये कोई ऐसा तो नहीं था कि किसी ने नहीं जाना, पूरे देश ने देखा। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई कि किस तरह से एक पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के भीतर गाली दी जा रही है। लेकिन अभी भी जो आपने सवाल पूछा है कि क्या इंडिया अलायंस के साथ मायावती जाएंगी, मेरा अभी भी भरोसा है। और ये भी आप कह सकते हैं कि वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, मायावती ने एक बार फिर से कहा कि देखिए नहीं ठीक है, हमें आपका ख्याल है, लेकिन मायावती वो है जो वक्त पर अपना असली पत्ता खेलेगी। नहीं, तो वो ट्रम्प कार्ड अभी बाकी है, आचार संहिता का आप इंतजार कीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए प्रोफेसर साहब, जो आपकी जो फिलॉसफी है जीवन की, वो बड़ी अच्छी है कि मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसलिए आपको उम्मीद है मायावती से अभी भी। और आपने एक बड़ी बात कही कि मायावती ने अभी पत्ते नहीं खोले, अभी तो वो मोदी और शाह को गुड ह्यूमर में रख रही कि भाई अभी अभी हम आपके साथ हैं,
हम पर भरोसा करिए। ये भरोसा तभी टूटेगा जब मायावती को लगेगा कि इंडिया अलायंस कुछ कर सकती है, और उत्तर प्रदेश में अगर मोदी को रोका गया तो मोदी को दिल्ली में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से रोका जा सकता है। तो वो मायावती को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप आशावादी हैं, ये बड़ी बात है। टाइगर, एक आखिरी सेंटेंस आपसे चाहता हूं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो उनको भी आशा है, उम्मीद है कि मायावती असली पत्ता आचार संहिता के बाद ही खोलेंगी। उम्मीद तो मुझे भी है दीपक भाई, लेकिन उसका कारण एक है कि मायावती खुद से बीजेपी के साथ नहीं है, वो गन पॉइंट पे है। और मैं बार बार कहता हूं, गन पॉइंट पे जो लोग हैं, अजीत पवार भी भाग जाए तो कोई बता नहीं सकते, एकनाथ शिंदे भी फिर कहे कि गलती हो गई उद्धव जी, तो कोई बता नहीं सकते। समझ के बड़ी बात आपने कही। राजनीति में गन पॉइंट वाले लोग कभी साथ देते ही नहीं, वो तो इंतजार करते कि आपके कारतूस का रिवॉल्वर से निकल जाए। अगर गुजरात लॉबी ने माथे पर बंदूक रखी है तो इस बंदूक जब तक है, सरकार है, जब तक आचार संहिता नहीं लगी है तब तक बंदूक का असर है। आचार संहिता लगी और बंदूक हटी, और जैसे ही बंदूक हटी तब हमें देखना होगा कि मायावती असली पत्ता क्या खेलती हैं आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट। और ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात पर मैं एंड कर रहा हूं कि आज मेरे जो दोनों एक्सपर्ट प्रोफेसर रविकांत और टाइगर, दोनों को ऐसा लगता है कि भले ही आज की तारीख में मायावती झुक गई हो बीजेपी के आगे, चाणक्य के आगे, लेकिन आखिरी वक्त पर वो पत्ता खोल के इसी गुजरात लॉबी को वो सकते में डाल सकती। आप दोनों आए और दोनों ने खुलकर बात करी और एक सही पर्सपेक्टिव दिया। आप दोनों का बहुत बहुत आभार अपने दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच सर।